हेलो दोस्तों, तो आज हम डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर की थ्योरी के एक एक पॉइंट और एग्जांपल्स जो आपको रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स कोटा फैकल्टी के द्वारा बनाए गए हैं, जिन्होंने अपने टाइम में ऑल इंडिया अंडर 100 रैंक पाया है, खुद ने अंडर 100 रैंक पाया है। और अब उनकी खुद की जो कोचिंग्स है, जहाँ पर हज़ारों बच्चे हर साल आईआईटी एनआईटी में जा रहे हैं, तो ये नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको ऐसे नोट्स शायद इंटरनेट पे मिले। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चाहते हो कि इस टाइप के नोट्स मैं हर चैप्टर के लिए आपके रिवीजन बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो देखो, डिटर्मिनेंट बेसिकली एक नंबर है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है। अब देखो, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होगा। डिटर्मिनेंट में रोज और कॉलम हमेशा बराबर होते हैं। आपको पता ही होगा, ये बेसिकली रिवीजन चल रहा है, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने ये चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ होगा। हम थोड़ा सा क्विक करेंगे क्योंकि हम 30 से 40 मिनट में इस लेक्चर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो देखो, इधर वाली चीज़ों इनको क्या बोलेंगे अपन, रोज बोलेंगे, और टॉप टू बॉटम क्या बोलेंगे, हम कॉलम्स बोलेंगे। ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है AIJ। ठीक है। आई स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रोज और जे स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। पहले रोज आती है फिर कॉलम्स आती है। अगर अपन को डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, ए को डी से मल्टीप्लाई करो। ठीक है। माइनस बी को सी से मल्टीप्लाई करो, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डी माइनस बी सी। ये 2/2 डिटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर अपन को ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट दे दिया जाए और उसकी अपन को बोले कि वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, अपन किसी भी रो या कॉलम के अलोंग क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अपन रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो देखो, पहला तो ये टर्म लिख लिया, उसके बाद क्या करेंगे, इसको और इसको डिलीट कर दो। ठीक है। अब B2 इंटू C2 माइनस C2 B3। ठीक है। फिर माइनस लगा दो। फिर इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, सॉरी उल्टा बोल दिया, हाँ, इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो। A2 C3 C2 A3 A2 C3 C2 A3 प्लस। ठीक है। आप ये मान लो कि पहला जो टर्म आएगा वो प्लस आएगा, फिर अल्टरनेटली सिंबल चेंज होगा। ठीक है। कहीं किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, अगर पहला माइनस आ गया तो इधर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस आ गया तो माइनस प्लस। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग सिंबल्स रहेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि स्टार्टिंग हमेशा प्लस से होगी। तो पहला जो भी नंबर आएगा वो प्लस के साइन के साथ आएगा, दूसरा आया तो माइनस के साइन आ गया। अपन C2 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। C2 मतलब ये वाला कॉलम। ठीक है। अब C2 के अलोंग मतलब पहला माइनस का साइन आएगा तो पहले माइनस चिपका दिया अपन ने। ठीक है। अगला क्या आएगा, प्लस का साइन, तो प्लस B2 लगा दिया। फिर वापस माइनस आएगा तो माइनस B3 लगा दिया और अपन ने एक्सपेंड कर दिया। डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड अलोंग एनी रो और कॉलम, किसी भी रो और कॉलम के अलोंग अपन इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। फॉर इजियर कैलकुलेशन पर्पस विल बी एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग द रो विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। आपको जो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो आप उस रो या कॉलम से एक्सपेंड करना जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है, जीरोस अवेलेबल है। अब देखो, ये एक रूल है, ये मेरे को काफी बढ़िया रूल लगता है। इस रूल में यार ऐसा है कि अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी फास्ट है तो यार आप ये रूल अप्लाई कर देना। इस रूल में देखो क्या होता है, बेसिकली पहले तो अपन को डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, A1 B2 C3। ठीक है। उसके बाद जस्ट ऊपर वाली लेयर में आ जाओ, B1 C2। ठीक है। दो एलिमेंट्स तो आ गए, तो तीसरा वाला एलिमेंट ये वाला हो जाएगा। ठीक है। B1 C2 A3। फिर यहाँ पर एक एलिमेंट आया है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन से दो एलिमेंट हो जाएंगे, A2 B3। यहाँ आप ऐसा कर सकते हो कि इनको दोनों को आगे लिख लो। ठीक है। फिर डायगोनली कट कर दो, फिर उल्टा डायगोनल चलो, ऐसे, ऐसे और ऐसे। इनको क्या करना है, माइनस कर देना है और अपनी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब देखो, माइनर और कोफैक्टर दो ऐसे टर्म्स होते हैं जो इस चैप्टर में कभी कभार पूछे जाते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं, जेई में नहीं आते हैं ये। तो देखो, माइनर क्या होता है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द डिलीटिंग द पर्टिकुलर रो और कॉलम। अपन को क्या करना है कि उस रो और कॉलम को डिलीट कर देना है जिसका अपन को माइनर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अपन को 2 3 निकालना है, माइनर किसका, रो 2 और कॉलम 3। तो रो 2 कौन सा हो गया, पहले ये वाला रो 1, ये वाला रो 2। अब कॉलम 3 कौन सा हो गया, 1 2 3। मतलब अपन को इस वाले टर्म का क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे और इसको भी डिलीट कर देंगे। अब बचा क्या, ये वाले टर्म्स बचे, A1 बचा, A12 बचा, A11 A12 A31 A32 A31 A32। ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, A11 A32 माइनस A12 और A31। ये अपना क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी, यह कह सकते हैं माइनर की वैल्यू हो जाएगी। अब अपन को देखो ऐसे ही 3 1 का निकालना है तो 3 1 का भी निकाल देंगे। थर्ड रो में चले जाओ, पहली रो 1 रो 2 रो 3।
और फर्स्ट, तो ये वाला एलिमेंट हो गया। अब आप क्या करोगे, इन चारों को लिख दोगे, इन चारों को लिख के और उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। अब अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 में। x क्या है, ये डिटर्मिनेंट है। अब देखो यहाँ पर ऐसा है कि हमने देखा कि एक जीरो रो 2 में है, तो अपन इसको किसके अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे, रो 2 के अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे। अपन ने देखा था कि पहला सिंबल प्लस होता है, ठीक है, उसके बाद माइनस आ जाएगा। तो पहला तो अपन रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करें तो -3 लिखा। अब 2 इंटू 1, ठीक है, और 1 इंटू 0 और 4 इंटू 1 ये हो जाएगा। मतलब अपन को इसको ऐसे, इसको हटा के जो बाकी के एलिमेंट्स है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 0 का 0 आ जाएगा। फिर -2 का क्या होगा, -2 लास्ट टर्म है इसलिए माइनस का सिंबल लगा दिया, वापस फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ये चैप्टर पहले से पढ़ रखा है, इसलिए मैं आपको सिर्फ क्विक रिवीजन करवाऊंगा इस चैप्टर का। यहाँ पर भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो 0 यहाँ पर क्या है, कॉलम 1 में, तो आप कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर लीजिए। पहले x 1 इंटू 1 और फिर ये भी माइनस हो जाएगा। ऐसे ही अपन सोल्व करते जाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्व किया तो अपना आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 0 आ गया। ऐसे ही अगले टर्म की, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो x 4 3 ये अपना क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट दे रखा है। अब यहाँ पर देखो यार कोई जीरो नहीं है, तो आपका जिस अकॉर्डिंग एक्सपेंड करने का मन है आप उस रो या उस कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन x1 को लिया, पहले x1 लिया, तो इन्होंने देखो x1 लिया, फिर उसके बाद 1 इंटू 1 और 3 इंटू क्या हो जाएगा 6 माइनस का, तो ये आ गया x, ये आ गया। उसके बाद क्या था, माइनस का सिंबल लगाना था, पर माइनस माइनस यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 1 और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9। ऐसे ही बाकी दोनों टर्म्स को भी अपन लिख लेंगे। अब ये देखो एक बेसिक सी लीनियर सी इक्वेशन बन गई। इस बेसिक सी लीनियर सी इक्वेशन को सोल्व किया तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब देखो माइनर की बात तो हो गई, अब माइनर के आगे अगर -1 टू दी पावर अगर i प्लस जे लगा दे अपन, तो वो क्या बन जाएगा, उसका कोफैक्टर बन जाएगा। मतलब आपको जो मैंने सिंबल्स बताए थे, ये माइनस प्लस माइनस ये वाले जो सिंबल्स बताए थे, अगर आप ये सिंबल्स भी ऐड कर दोगे तो वो कोफैक्टर बन जाएगा। माइनर आपको निकालना है तो आपको ये सिंबल्स नहीं यूज करने, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है डायरेक्टली। बट अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो आप माइनर निकाल दो और क्या करो, बस वो सिंबल्स जो मैंने आपको बताए हैं ये वाले, इन सिंबल्स का यूज कर लो। बस आप इतना याद रखो कि पहला प्लस होता है, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस चेंज करते जाओ, किसी भी डायरेक्शन में जाओगे अल्टरनेट प्लस माइनस आपको चेंज करने। तो फॉर एग्जांपल 1 1 का माइनर निकालना है, तो आप क्या करो, इस रो, सॉरी हाँ, इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दो। अब क्या करो, इन दोनों को लिख लिया, 4 2 8, 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे ही अपन बाकी जो है निकालते जाएंगे। अब अपन को निकालने कोफैक्टर इनके, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें क्या पहला टर्म क्या होगा, प्लस, तो ये प्लस लगा दिया। 2 1 मतलब सेकंड कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस का सिंबल आता है, तो अपन माइनस का सिंबल लगा देंगे। जो जैसे माइनर की वैल्यू -8 थी, तो -8 के आगे एक और माइनस लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लस का 8। तो देखो हमारा आंसर भी क्या है, प्लस का 8 आया। इसी तरीके से अपन कोफैक्टर सारे निकालेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बता दूं, on multiplication of all the elements of any row with the corresponding cofactor then added, the resultant of the sum will give the value of determinant। अगर अपन ने कोई भी रो को उसके किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें वो किसके बराबर वैल्यू दे देगा, डी के बराबर वैल्यू दे देगा। मतलब ये चीज अगर आपको याद है तो आपका जो है ना जेई एडवांस का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि जेई एडवांस के क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे आते हैं, कई बार आ चुका है और आने वाले टाइम में भी आने की पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई भी रो है उसको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो किसकी वैल्यू किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा, मतलब डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये एक और एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया कि D11 D12, ठीक है, ये भी डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। बट अगर किसी भी रो या कॉलम को अपन ने किसी दूसरे अदर रो या कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। मतलब देखो A11 A12 A13 ये एक रो थी, सॉरी हाँ एक रो थी, ठीक है, उसको अपन ने A21 A22 A23 इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। देखो स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चंस डायरेक्टली कर पाओगे, क्योंकि कई बार इस टाइप की सिचुएशन बन जाएगी जहां पर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पॉसिबल नहीं रहेगा, तब आपको ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज करनी है और आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो देखो मैंने नोट लगा के जो है ये चीजें दोनों लिख दी है, और ये पीडीएफ है, आपको इसकी पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। कोटा की बेस्ट फैकल्टीज ने ये नोट्स बनाए हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि यार इन नोट्स को एक बार जरूर पढ़ लेना।
उसके बाद डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम को अगर अपन इंटरचेंज करें, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल A1 2 3 इस तरफ था, B1 2 3 C1 2 3, अगर इसको अपन चेंज कर दे, ठीक है, कॉलम को रोज में चेंज कर दिया, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल 1 1 1 XYZ और X2 Y2 Z2 है, इसको अपन ने ऊपर कर दिया, फिर सेकंड वाली रो कॉलम को सेकंड वाली रो में शिफ्ट कर दिया और थर्ड वाले कॉलम को थर्ड वाली रो में शिफ्ट कर दिया, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर इंटरचेंजिंग एनी टू रोज ऑफ द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट मल्टीप्लाई बाय -1, अगर कोई भी दो रोज को चेंज कर रहे हैं, मतलब सिर्फ अपन ना मन है कि अपन इन दोनों को इंटरचेंज कर दे, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी उसमें एक माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। देखो जैसे इसकी अगर डी वैल्यू है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -d हो जाएगी। अगर इसको अपन ने वापस चेंज किया, ठीक है, तो -d के आगे एक और क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और माइनस माइनस वापस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो आप एक चीज और ध्यान में रख सकते हैं, अगर ऑर्डर सेम हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे अपन A11 A1 A2 A3, ठीक है, अब यहां पर देखो ऑर्डर क्या है, A1 A3 A2, ऑर्डर चेंज हो गया तो माइनस का साइन लगा दो। अब देखो A1 A2 A3, मतलब अगर ऑर्डर वाइज चल रहा है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। आप भी इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में इसी ट्रिक से इसको याद किया था। देखो अब 1x तो ऑर्डर ये है, अब देखो इधर 1 आ गया, इधर x आ गया, इधर x² आ गया, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। अब प्रॉपर्टी थर्ड क्या बोलती है, प्रॉपर्टी थर्ड ये बोलती है कि इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल गेट 0। अगर कोई भी दो रोज और कॉलम, यहां पर अगर मैं रोज लिख रहा हूं तो कॉलम अंडरस्टूड है वो, ठीक है, मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारे टीचर्स ने भी हमें यही बोला था कि अगर हम वो रोज बोल रहे हैं तो वो कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब अगर दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर दो रोज या दो कॉलम्स अगर सेम रेशियो में आ जाए, ठीक है, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। और एक और प्रॉपर्टी है, on multiplying all the elements of any row with the same number k, the value of determinant get multiplied by k। for example अगर आपने फर्स्ट रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो अपना फाइनल आंसर आएगा ना उसमें भी सिर्फ एक k का फैक्टर आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही फॉर एग्जांपल जैसे x² तो यहाँ पर भी x माइनस वाई आता है, यहाँ पर भी x माइनस वाई आता है, तो अगर x माइनस वाई कॉमन ले ले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही देखो इसको अपन जनरलाइज करें, तो on multiplying all the elements of a determinant by k, the value of determinant get multiplied by k to the power n। फॉर एग्जांपल अपन ने तीनों रोज को k से मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों रोज को k से मल्टीप्लाई कर दिया, k से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखो अपना जो फाइनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, k टू द पावर n। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3, तो k टू द पावर 3, और जो डिटर्मिनेंट की एक्चुअल वैल्यू है वो रह जाएगी, ठीक है। मतलब k टू द पावर n का फैक्टर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि अगर प्रोपोर्शनल भी है दो रोज या कॉलम, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। प्रॉपर्टी 5 क्या बोलती है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देखो ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा ढंग से समझ में आ जाए। देखो ये हमारा जो एग्जांपल है, अब ये हमारा एक डिटर्मिनेंट था जिसमें अंदर एक रो के अंदर क्या था, प्लस का सिंबल था। तो अपन इसको इस प्रकार कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये दो डिटर्मिनेंट बन जाए, ठीक है। अगर रो में था तो ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज लिख दो, जो अलग था प्लस के बाद वाला उसको अलग डिटर्मिनेंट बना के लिख दिया। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर एक्स वाई सेम है, एक्स वाई सेम है, एक्स वाई सेम है, बट रो के एलिमेंट्स क्या है, चेंज हो रहे हैं। तो अगर अपन इनको कंबाइन फॉर्म में लिखे तो क्या बनेगा, 1 + 2 + 9, 1 2 9 आ गए, 3 + 5 + 4 ये आ गया, एक्स वाई आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन को बोला जाए कि ये डी आर है, उसकी वैल्यू ये है, आपको सिग्मा डी आर निकालना है, आर की वैल्यू 1 से 10 तक है, ठीक है। अब अगर आर की वैल्यू 1 से 10 तक है तो अपन क्या लिखेंगे, पहले 1 1 का स्क्वायर, 2 2 का स्क्वायर, ऐसा अपना डिटर्मिनेंट बन गए। अब आप सोचो अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता हो तो आप क्या करोगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर वैल्यू निकालोगे, फिर वैल्यू निकालोगे, फिर आपको एंड में आंसर निकालोगे, तो काफी टाइम लग जाएगा। बट अपने पास जेई के अंदर इतना टाइम नहीं होता है, तो अपन क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या है वो प्रॉपर्टी,
कि अगर बाकी के एलिमेंट सेम हो तो कोई रो या कोई कॉलम पे क्या हो जाएगा, सिग्मा शिफ्ट हो जाएगा। तो अपन ने सब कुछ क्या एक जगह लिख दिया इनको, ठीक है। अब देखो ये 1 + 2 + 3 ये क्या बन गई, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया जिसको अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, 10+1 11/2। तो ये कितने टाइम कट जाएगा, 5 टाइम। तो क्या आंसर आ जाएगा अपना 55। तो डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया, 55 लिख दिया। ऐसे ही एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1/6। उसमें n की वैल्यू 10 पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अब इस डिटर्मिनेंट को अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, अगर आपको इनको प्रॉपर्टीज पता है तो अपने क्वेश्चन काफी आसान हो सकते हैं। तो एक आखिरी प्रॉपर्टी, छठी प्रॉपर्टी, अगर किसी भी वैल्यू पे, अगर फॉर एग्जांपल अगर अपन x की वैल्यू क्या पुट कर दे, अल्फा पुट कर दे, और उस वक्त डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली बात हो गई। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है उसके अंदर अपन कोई भी ऐसे अल्फा वैल्यू पुट करने पे अगर क्वाड्रेटिक की वैल्यू 0 हो जाती है तो x माइनस अल्फा क्या हो जाता है, उसका फैक्टर हो जाता है। अब एक बात बताओ, 1x(x²), 1y(y²), 1z(z²) है। अगर मैं x की जगह y रख दूं या y की जगह x रख दूं, तो देखो 1 ये भी क्या बन जाएगा x, ये भी क्या बन जाएगा x, ठीक है। तो 1x, अब दो रोज क्या आ गई, दो रोज सेम आ गई। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर दो रोज सेम आ जाती है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब इसका फैक्टर क्या बन गया, x माइनस वाई इसका फैक्टर बन गया। अब एक बार y की जगह आप, सॉरी z की जगह आप क्या रखो, x वापस रखो, तो देखो दोनों वेक्टर r1 और r3 क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मतलब x माइनस जेड और ये सारे क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। अगर आप ये प्रॉपर्टी भी यूज करते हो तो आपके डिटर्मिनेंट जो है काफी जल्दी आपको आंसर देंगे। और ये प्रॉपर्टी बहुत काम की चीज है, मतलब आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके चेक रखना है, और अगर दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल बन जाते हैं तो वो उसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। अब देखिए से अपन को कोई डिटर्मिनेंट दे दिया, ठीक है, तो अब उस डिटर्मिनेंट पे अपन कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अपन r1 के अंदर r1 + k × r2 + l × r3, मतलब कुछ भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं और डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो आप कोई भी है ऑपरेशन अप्लाई करके देख लेना, जो फाइनल ये जैसे अपना जो सेकंड डिटर्मिनेंट आया, तो देखो इस रो 1 और रो 2 क्या बन गए, प्रपोर्शनल बन गए, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अपना आंसर क्या रहेगा, डी ही रहेगा। सिमिलरली कॉलम के लिए भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। उसके बाद बात करते हैं यार कुछ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स है जिसकी आपको वैल्यू याद होगी, तो आप जो है जेई के अंदर काफी स्पीडली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। इन डिटर्मिनेंट्स की ये वैल्यू कैसे आई है उसका प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के आगे। तो देखो अगर अपन को स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट दे दिया जाए 1x(x²), 1y(y²), 1z(z²), तो देखो यार सबसे पहले ट्रिक तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये चेक करो कि हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है। हाईएस्ट पावर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितनी रहेगी, 3 रहेगी। मतलब अपने जो आंसर रहेगा उसका भी हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, 3 रहेगी। तो देखो x की जगह मैंने y पुट करके चेक किया तो दोनों रोज आइडेंटिकल बन गई, तो x माइनस वाई फैक्टर आ गया। ऐसे ही ये तीनों फैक्टर आ गए। अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम पावर भी कितनी थी, 3 थी, और अपने जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी, 3 रहेगी। इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट है वो दोनों क्या हो जाएंगे, सही है। मतलब अपना जो आंसर है इतना ही होगा, मतलब और कोई फैक्टर्स यहाँ पर नहीं होंगे। अगला डिटर्मिनेंट देखो, अब यहाँ पर देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, x⁴। मतलब अपने पास जो है मैक्सिमम पावर 4 है, तो 4 तो क्या होने चाहिए, इसके रूट्स होने ही चाहिए, या कह सकता हूँ 4 वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगी। तो देखो 3 वैल्यू तो अपन ने पता चल गया था। अब देखो चौथी वैल्यू x + y + z आएगी। ये कैसे आएगी, ये अपन डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे तभी अपन को पता चलेगा। बट इनिशियली आप है ना जो ये तीन चारों डिटर्मिनेंट को याद रख लो। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 5 है, तो देखो 1 1 1 3, और यहाँ पे 2 5 पावर आ गई मैक्सिमम। तो अगर इस टाइप का डिटर्मिनेंट दिख जाए तो आप उसकी वैल्यू डायरेक्टली पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और ये काफी स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है जो बोर्ड का या जेई का फेवरेट क्वेश्चन बनता है। यहाँ से एबीसी, बीसीए और सीएबी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, a² + b² + c² - 3abc। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब 2-3 इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर 1, अगर देखो अपन को 1 1 1 मिल गए या 1 1 1 इस टाइप की सिचुएशन मिल गई, तो अपन क्या करेंगे, 2 जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, 2 जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर अपन क्या करेंगे, उसके अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। देखो 2 जीरो बनाने का फायदा क्या होगा, अपन को कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी तो अपना टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो अपन जेई में ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे, और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो अपने नंबर भी अच्छे आएंगे। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि यार
जहां पर 1 1 1 इस टाइप की सिचुएशन है वहां पर जीरो बनाने की पूरी कोशिश करना। जीरो बना दोगे तो आपकी डिटर्मिनेंट आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 जीरो बना दी मैंने, ठीक है। ये अपना जो है पहला वाला जो है डिटर्मिनेंट था उसका प्रूफ ले रहे हैं। यहाँ पर 1 1 था तो अपन ने क्या किया, R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, R1 से R2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0 x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। R2 में से R3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वापस 0 y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो गया। अब देखो अपन क्या करेंगे, इसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे तो 0 + 0 और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ से कॉमन भी ले लिया। यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, x माइनस वाई कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, y माइनस जेड कॉमन ले लिया। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट कुछ इस अकॉर्डिंग बन गया। अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। पहले तो 2 जीरो आ जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो y से y तो क्या हो जाएगा, y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और बचा क्या, z माइनस एक्स। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी अपन ने एक्सपेंशन किया तो पहले हमने 2 जीरो बनाने की कोशिश करी, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, इधर से कॉमन आ रहा है y माइनस जेड कॉमन आ रहा है। अब अपन क्या करेंगे, इसको इससे इसके अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड अलोंग c1 किया तो देखो 0 + 0। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हमारा कुछ इस टाइप की सिचुएशन बन गई। अब यहाँ पर देखो क्या क्या फैक्टर्स कैंसिल हो रहे हैं, उसको अपन कैंसिल कर देंगे। और देखो z माइनस एक्स और y माइनस जेड इसको अपन ने एक जगह ले लिया। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला प्रॉपर्टी यूज करी तो a माइनस बी वाला फैक्टर अपन ने यहाँ से भी क्या आ रहा था, y कॉमन निकाल लिया और पूरा बाहर निकाल लिया तो z माइनस एक्स कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स ये रिवीजन वीडियो है, अगर आपको लेक्चर्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं लेक्चर भी बना दूंगा। सिर्फ आपको एक क्विक रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपके जेई के अंदर अच्छे मार्क्स आ सके। उसके बाद यार देखो इसका भी मैंने प्रूफ यहाँ पे लगा दिया है, तो इसमें भी सिमिलरली आपको क्या करना है, रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3, फिर कॉमन निकाल लो, फिर क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो बड़े ही ध्यान से आपको, बड़े ही ध्यान से इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल आउट करते चलना है और फिर कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल के और फाइनली अपना आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसलिए मैं आपको यही कर रहा हूँ कि इतना सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि यार आप जो है इन रिजल्ट्स को याद रखें। If on adding all the three rows and column one factor get common from them, then we will apply this rule. अगर देखो ABC BCA CAB मतलब ये अगर सिमिलर आइटम्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर इस टाइप की सिचुएशन बन जाए कि अगर अपन तीनों को ऐड करें तो a प्लस बी प्लस सी का फैक्टर अगर रो या कॉलम में से कॉमन आ जाए तो अपन ये वाला केस भी अप्लाई कर देंगे। तो अपन ने देखो रो 1 में रो 2 रो 3 ऐड कर दिया तो a में b और c ऐड हो गया, b में c और a ऐड हो गया। अब देखो यहाँ से तीनों के पास था तो तीनों के पास था तो अपन क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, 2 जीरो बना के सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो बना के सॉल्व किया, अगर इसकी वैल्यू अपन को इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है, तो ये हमारी फाइनल कंडीशन बन गई। ये फाइनल कंडीशन बन गई तो यहाँ से अपने दो रिजल्ट्स आते हैं सामने कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू किसके बराबर है, 3abc की बराबर है। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए या abc बराबर होने चाहिए। और ये अगर सिचुएशन है तो इसका रिजल्ट ये होगा। तो ये भी दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपको जो याद रखने हैं। अब अगला क्वेश्चन एक बार आप देख लो। अगला क्वेश्चन हमें गिवन है इफ p प्लस क्यू और ये टाइप की अपन को मैट्रिक्स गिवन है। अगर आपको आपका अगर नजरिया तेज है तो आपको लग रहा होगा कि इस टाइप की मैट्रिक्स है ABC BCA और CAB। अब मैं आपको ये मैट्रिक्स कंपेयर कराता हूँ, इसको A मान लो, ठीक है, A यहाँ पर भी आ रहा है तो यहाँ पर भी आ गया और बीच में भी आ रहा है, ठीक है। B क्या था 2p यहाँ पे भी आ रहा है, C क्या था 3 तो यहाँ पर भी आ रहा है। तो देखो इस टाइप की मैट्रिक्स है। अब आपको अगर इसका मैट्रिक्स का रिजल्ट याद है, इस मैट्रिक्स का रिजल्ट क्या था, इस मैट्रिक्स का रिजल्ट अपना ये वाला था। अगर आपको ये वाला याद है तो आप डायरेक्टली ये आइडेंटिटी लिखोगे। इस आइडेंटिटी का अपन को पता है कि यहाँ तो a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए, मतलब इन तीनों को ऐड करें तो 0 आना चाहिए। तो यहाँ से तो 4p की वैल्यू आगे -4/3। यहाँ क्या कंडीशन हो सकती है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो अपन ने ये भी अप्लाई किया तो यहाँ पर a की वैल्यू, एक जगह से p की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, एक जगह से 3/2 आ रही है, एक जगह से 2 आ रही है। तो ये केस क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि p की 3 वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब देखो अपन को दिया हुआ है प्रूव दैट के क्वेश्चन जेई में नहीं आएंगे, आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप तीनों रोज या तीनों कॉलम्स को ऐड करने पे कुछ सिमिलर टाइप का कॉमन निकले तो आप इस टाइप का ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया। अब करने का फायदा क्या हुआ कि R1 R2 R3 और 2 कॉमन आ गया। अब वही बात, 2 जीरो बनाओ, 2 जीरो बनाए, इसको सॉल्व किया और अपना आंसर आ जाएगा।
तो देखो स्टूडेंट्स, आपको इसी टाइप का जो है अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन रख के सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। किस टाइप की सिचुएशन बन रही है तो आप इस टाइप की जो है केस अप्लाई करोगे और आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये तो अगले का ही है जो एंड तक सॉल्व किया है, आप चेक कर सकते हैं। अगर इसको इसके बराबर प्रूव करना है तो अपन वही बात है कि ए बी सी ए इस टाइप की सिचुएशन बन रही है, तो अपन क्या करेंगे, इस बार अपन ने थोड़ा सा देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का एक और तरीका यहाँ पर गिवन है, तो अगर आपको वो तरीका हार्ड लग रहा है तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो यहाँ पर गिवन है। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये अपन को ये प्रूव करना था। अब देखो यहाँ पर इस टाइप की सिचुएशन है, बी सी ए सी, यहाँ पर ए बी, तो अगर अपन रो वन रो टू रो थ्री, रो वन को तो अपन किससे मल्टीप्लाई कर दे, ए से मल्टीप्लाई कर दे, रो टू को बी से कर दे और रो थ्री को सी से मल्टीप्लाई कर दे, तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर ए बी सी। अब यहाँ पर ए बी सी से मल्टीप्लाई तो किया है, तो देखो अपना तो राज नहीं है, अपने पिताजी का तो राज नहीं है कि अपने मन मर्जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपन डिवाइड भी कर देंगे, तो डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ से एबीसी कॉमन आ गया तो ये कट के वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और वन, तो ये किसके बराबर हो गया, आरएचएस के बराबर हो गया। अब आप बोलोगे कि यार हमें तो आरएचएस के बराबर ही नहीं दिख रहा, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर किसी भी रो को अपन इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस टाइम्स हो जाती है, बट अगर ऑर्डर साइक्लिक है, मतलब वन के बाद क्या है ए के बाद क्या है ए स्क्वायर, वन के बाद क्या है, वन के बाद आ रहा है ए के बाद क्या है ए स्क्वायर, अगर ऑर्डर साइक्लिक है, साइक्लिक ऑर्डर में तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। देखो बोर्ड के अंदर आपको करके दिखाना पड़ेगा कि R2 को किससे चेंज कर रहा हूं मैं, R1 से चेंज कर रहा हूं, और फिर अपन क्या बोलेंगे, नहीं R2 को R1 से नहीं चेंज करेंगे, अपन क्या करेंगे R3 को R1 से चेंज कर देंगे, और सिमिलरली एक ऑपरेशन और अप्लाई करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन को ये क्वेश्चन दे दिया वन वन प्लस ए वन वन इस टाइप की सिचुएशन दे दी और बोला है कि इसके बराबर प्रूव करो। ये क्वेश्चन भी देखो जेई में काफी बार आ चुका है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो है जेई में भी पूछे जा चुके हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इन क्वेश्चंस को एक बार या दो बार अच्छी तरह की देख लीजिए। इस वीडियो का अगर आप 2 से 3 बार चेक करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर इस टाइप की वीडियोस आपको और चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो अपन ने देखो यहाँ पर क्या केस अप्लाई किया, अपन ने यहाँ पे एक सिनेरियो लिया कि C1 को C2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया और C2 को C3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद इस टाइप की सिचुएशन बन गई। अब वही बात है, एक जीरो बन गया तो यार ठीक है, अपन सोच रहे कैलकुलेशन इसी के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, इसी के अलोंग एक्सपेंड किया तो यार इसके अलोंग एक्सपेंड कर दो, जिससे आपका मन हो उसके अलोंग एक्सपेंड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और बाद में यार देखो कॉमन लेने का टर्म यहाँ पर जो आ गई सिचुएशन, अब अपन क्या करेंगे एबीसी को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया तो अपने इस टाइम की सिचुएशन बन जाएगी और अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन को गिवन है कि बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिस दिस दिस। अब वही बात है कि यहाँ पे देखो यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो अपन पहले एक्सपेंड कर लिया। अब अपन देखेंगे कि यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैसे बनेगा, मतलब अगर अपन तीनों को ऐड भी कर दें तो इस टाइप की सिचुएशन बन जाएगी। यहाँ अपन एक दो ऑपरेशन और भी अप्लाई कर देंगे तो भी इस टाइप की सिचुएशन बन जाएगी। तो देखो अपन क्या करते हैं, पहले इन दोनों को सपरेट कर दिया, रो वन और रो टू को रो थ्री से। अब यहाँ पर सपरेट करने का देखो फायदा क्या हुआ, यहाँ पर देखो b माइनस ए का फैक्टर यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, तो हर जगह से क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली c माइनस बी, बी माइनस सी, ये फैक्टर्स भी क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपन ने इसको कॉमन निकाल लिया। अब देखो अब अपने पास क्या था, अब अपन को ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जिसके कारण से अपन को क्या हो अपना डिटर्मिनेंट से कुछ कॉमन आ जाए, तो अपन इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट करेंगे। इस टाइप की अपन सिचुएशन क्रिएट करके a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेंगे, यहाँ अपन जीरो बना देंगे। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एट द एंड इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर दिया, तो यहाँ पर दो जीरोस बन गए, दो जीरो बनने के बाद तो अपन शेयर हो जाते हैं कि हाँ तो अपन डिटर्मिनेंट को खोल लेंगे। डिटर्मिनेंट को पहले खोलोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट डिटर्मिनेंट को जीरो बना के खोलोगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है जो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर चुका हूँ, ठीक है। अब अपन को ये क्वेश्चन दे दिया, फॉर एग्जांपल ये जेई के अंदर ये क्वेश्चन आ गया और 4 ऑप्शन दे दिए 0 1 2 3, ठीक है। आप क्या सोचोगे, और यार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, छोड़ दो। बट अगर आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, क्या ध्यान से देखोगे कि ये जो पूरा कॉलम है ये 11 से डिविजिबल है, ये 6 टाइम है, ये 5 टाइम है, ये 13 टाइम है, ठीक है, तो 11 से मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद अगर ये ऑपरेशन अप्लाई किया मैंने C1 में C1 माइनस C3,
तो देखो इससे सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे 12 10 26 बन गया। अब आप देखो 6 टू जा क्या होता है 12, 5 टू जा क्या होता है 10, 13 टू जा क्या होता है 26, मतलब C1 C2 क्या आ गया, प्रोपोर्शनल आ गया, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी जेई में पूछे जाएंगे जो थोड़े से ट्रिकी होंगे, बस आपको अपना सोचने का नजरिया और अपना दिमाग एकदम खुला रखना है ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। अब अपन को दे दिया कि पी, वही अगला क्वेश्चन दे दिया पी बी सी ए क्यू सी। अब देखो यहाँ पर अपन को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यार आप क्या करो, जीरो बनाने की कोशिश करो। ए और ए दे रखा है तो आप यहाँ पर जीरो बना दो, सी दे रखा है तो यहाँ पर भी जीरो बना दो। तो ये दोनों अपन ने केस अप्लाई किए, जीरो बन गए। जीरो बनने के बाद क्या करो, वही मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा सा कॉमन निकाल लो। इसको मैंने आगे वापस से सोल्व कर रखा है, इसको आगे वापस से सोल्व कर रखा है, तो आप चेक कर सकते हो। जैसे ये अपन लास्ट में क्या करेंगे, इस टाइप की सिचुएशन बन गई। अब इसको अपन क्या करेंगे, पी माइनस क्यू माइनस इससे डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी डिवाइड करने के बाद भी अपना आंसर नहीं आ रहा था, तो अपन क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे दोनों साइड। तो एलएचएस में किया है तो आरएचएस में भी करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो देखो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को सिर्फ आपको देखना ही पड़ेगा, मतलब एक बार इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप देख लोगे तो एग्जाम में अपना आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा। बट अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करके जाओगे तो आपका दिमाग, हो सकता है आपके दिमाग में ये चीजें क्लिक ही ना करे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। अब बात करते हैं, अगला है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन भी अपना ये था, ये 8th अपना क्वेश्चन रहा। इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, इस टाइप का डिटरमिनेंट है और अपन को इसके बराबर प्रूव करना है। देखो इस क्या करेंगे, क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R1 को A से मल्टीप्लाई कर दो, R2 में क्या करो, R2 को B से कर दो, R3 को C से मल्टीप्लाई करो। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद एक्सपेंड वगैरह करेंगे, तो देखो मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड भी कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, ABC कॉमन आएगा। कहां से कॉमन निकाला, यहाँ से अपन A कॉमन निकालेंगे, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से अपन कॉलम कॉलम वाइज कॉमन निकालेंगे। ए बी सी मतलब रो में मल्टीप्लाई करके अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई, रो में मल्टीप्लाई किया एंड कॉलम से कॉमन निकाल लिया वापस। ठीक है, कॉलम से कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो अपन ने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद इस टाइप की अपनी जो है एक दो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। जीरो बनाने की कोशिश करना, पूरी पूरी कोशिश करना कि यार जीरो बना सको। जहां आप जीरो बनाने में सक्सेसफुल हो गए वहां पर देखो सॉल्व करना आपको पड़ेगा। और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आएगा तो आप मान के चलो, जैसे ये सॉल्यूशन 8 यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ जाकर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो अगर डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आएगा, तो अगर बढ़िया क्वेश्चन आएगा तो एक पन्ना पूरा खाएगा, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप एकदम फ्रेश माइंड से उस पूरे पन्ने को ही कवर करने की कोशिश करना। और देखो ये छोटा मोटा घिसड़ पिसड़ करोगे ना, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। देखो ऑल्दो आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है गलतियां तो हो ही जाती है, तो आप भी ये इस टाइप की मिस्टेक्स अवॉइड करने की कोशिश करना। पूरा पेज ही ले लेना यार डिटरमिनेंट का। अगर बढ़िया क्वेश्चन होगा तो देखो वो कैलकुलेशन और टाइम दोनों मांगेगा। अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट में आराम से कर लोगे। और अगर आपसे 4 मिनट भी लग जाते हैं तो यार कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आपको 4 मिनट लग के 4 नंबर आ रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। अगला टॉपिक है अपना मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। दो डिटरमिनेंट है, अपन उसको रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, A1 C1 B1 C2। ठीक है, ऐसे अपन रो वाइज भी मल्टीप्लाई करते हैं, रो बाय कॉलम, रो बाय रो, कॉलम बाय रो, चारों मेथड से अपन इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट जो मेथड 1 है वही सबसे ज्यादा यूज होता है और एग्जाम्पल्स में आपको यही मेथड देखने को मिलेगा। तो जो मोस्टली क्वेश्चन है वो रो बाय कॉलम से ही सॉल्व हो जाते हैं। और आप एक मेथड को तो अच्छे से कर लो, इस पे प्रैक्टिस कर लेना 3-4 क्वेश्चन रो से कॉलम में मल्टीप्लाई करने की। अब अगर अपन को डिटरमिनेंट दे दिया तो प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट का स्क्वायर किसके बराबर होगा, उसके कोफैक्टर के बराबर होगा। तो देखो यार इसको सॉल्व करने का यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ये बीच वाली चीज थोड़ा सा जो है इसको अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, अब अपन इस पहली रो को उसी के ही क्या करें, इससे मल्टीप्लाई कर दे, किससे, यहाँ अपन कह देते हैं पहले रो को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें पता है कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, डी से बराबर होगी। बट किसी और के उससे मल्टीप्लाई करने पे, किसी और के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर 2 0 बन जाएंगे, यहाँ पर भी डी आएगा, यहाँ पर 0 0 बन जाएंगे और यहाँ पर भी आ जाएगा। तो dx की वैल्यू किसके बराबर आ गई, dx में मतलब इन्होंने क्या किया था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, a11 a12 a13 पूरे डिटरमिनेंट से ही मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई कैसे किया है, रो बाय कॉलम या कॉलम बाय रो मल्टीप्लाई किया है।
ठीक है, इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो dx की वैल्यू किसके बराबर आ गई, डी क्यूब के बराबर आएगी, क्योंकि 3 का मैट्रिक्स था तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, डी स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो अपन जनरल रिजल्ट भी निकाल लेंगे कि x की वैल्यू किसके बराबर होगी, मतलब कोफैक्टर की वैल्यू किसके बराबर होगी, कोफैक्टर की वैल्यू होगी d की पावर n-1, जहां पर n क्या होगा, इसका ऑर्डर रहेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप अगले पेज पे चेक कर सकते हैं। 2b3 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इतनी देर तो यार अपन को डायरेक्टली सोचना था, अब अपन को उल्टा सोचना पड़ेगा कि किन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइप की मैट्रिक्स बन जाए। तो आप देखो यार ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab, ये आपको पता है यार ए बी सी बी सी ए और सी ए बी इस टाइप की मैट्रिक्स का रिजल्ट था। तो आप यार एक मैट्रिक्स तो डायरेक्टली लिख देना, फिर आप देखोगे यार सिर्फ स्क्वायर ही किया हुआ, मतलब कुछ एक माइनस का साइन भी नहीं लगा हुआ, हमारा जो आंसर है तो उसमें माइनस का साइन था, तो मतलब अगली बार भी लिखनी तो मैट्रिक्स यही है बट एक माइनस का साइन लगाएंगे, तो माइनस का साइन लगाया तो इसको देखो सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया। तो देखो यार थोड़ा सा इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन सोचना थोड़ा सा भारी पड़ जाता है, क्योंकि यार यहाँ पर जो है स्टूडेंट इतना सोच नहीं पाता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा यार इस टाइप के क्वेश्चन से एक दो बार देख लोगे ना तो आपको क्लिक करना स्टार्ट कर जाएंगे। अब इसको इसके बराबर प्रूव करना है, देखो यार अपन क्या करेंगे, पहले इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो किस टाइप की सिचुएशन बनी, a1 स्क्वायर माइनस 2a1b1 प्लस b1 स्क्वायर, तो ये तीन टर्म्स है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ये मैट्रिक्स बनाई, 1 को b1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा b1 स्क्वायर, माइनस 2 b1 को किससे करेंगे a1 से करेंगे तो माइनस 2 ये माइनस का साइन है, ठीक है, a1 b1 वाली सिचुएशन आ जाएगी, और a1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यार इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट तो नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी अपन मल्टीप्लिकेशन वाला सिस्टम यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी अगर मल्टीप्लाई किया तो अपना जो है वो फाइनल मैट्रिक्स बन जाएगा। और देखो यार यहाँ पर एक जीरो आ गया पूरा पूरा, ठीक है, थर्ड कॉलम जीरो आ गया, यहाँ पर थर्ड जो है रो जीरो आ गया। तो जीरो अगर मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट बोलता है कि अगर उसकी एक रो या एक कॉलम कंप्लीटली जीरो बन जाएगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है यार, मतलब ये काफी बार पूछा जाता है, तो इसको यार याद ही कर लेना, मतलब और कोई आपके पास तरीका नहीं है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यार अपना आंसर जीरो आएगा। तो ये आप यार इस टाइप की सिचुएशन आए तो इन 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, मोटा मोटी जो क्वेश्चन है ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पांचों के पांचों मैंने इस नोट्स में आपके डाल दिए हैं, ये 5 क्वेश्चन ही आपको पूछे जाएंगे, वो भी एक्सट्रीम लेवल पे। मतलब ऐसा नहीं है कि यार ये क्वेश्चन जैसे मेरे हिसाब से तो ये जेई के अंदर भी पूछा गया, जितना मुझे याद है जेई की आप शीट करोगे तो आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो यार नोट से एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, नया डिटर्मिनेंट नहीं आएगा, और नया डिटर्मिनेंट आएगा तो वो किसी से नहीं होने वाला है, क्योंकि यार इतना दिमाग बच्चों का अभी नहीं चलता है कि यार वो दो डिटर्मिनेंट सोच पाए। अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रखी है तो हो सकता है आपका दिमाग चल जाए, बाकी ऐसा केस बहुत कम होता है कि यार हर कोई बंदा सोच पाए इतना। अब अगला जो है देखते हैं, अगला अपना जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अपनी वीडियो जल्दी से समाप्त हो जाएगी, अभी एक दो पेजेस की वीडियो जो है पीपीटी बची है, उसके बाद ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा। तो सिस्टम है, सिस्टम दो तरीके का होता है, क्या होता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट मतलब उसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कौन सा करेगा, एक होगा ट्रिवल और एक होगा नॉन ट्रिवल। ट्रिवल मतलब वहां पर ओरिजिन है, सॉल्यूशन में क्या है, ओरिजिन है, और नॉन ट्रिवल मतलब सॉल्यूशन अदर देन ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के अलावा क्या है, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो जैसे अपन को दो लाइन की इक्वेशन दे दी, तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करिए तो मतलब क्या होगा, वहां पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन भी अपन को पता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यही अगर एक लाइन है उसी के ऊपर अगर एग्जैक्ट दूसरी लाइन इसी के ऊपर बन जाए तो क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, उसकी कंडीशन ये होगी, और नॉन सॉल्यूशन है तो उसकी कंडीशन ये होगी। ठीक है, अगर अपन को ये तो केस हो गया कि दो वेरिएबल्स और दो लीनियर इक्वेशन है, अगर अपन को तीन लीनियर इक्वेशन दे दी जाए और दो वेरिएबल्स दे दी जाए तब अपना सिचुएशन क्या रहेगी। तो वही बात है, इसको अपन क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे, मतलब अगर आपके जेई के अंदर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आएगा तो आप क्रैमर्स रूल से कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा जो है लेंथी मेथड होता है ये। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, dx/d। अब आप बोलोगे dx क्या होता है, तो dx ये बोलता है कि आप x की जगह कांस्टेंट वाला टर्म चिपका दो, तो ये कांस्टेंट वाला टर्म चिपका दिया। y की जगह क्या करो, y की जगह आप क्या चिपका दो, कांस्टेंट वाला टर्म चिपका दो, तो ये dy हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, dx कैसे निकालोगे, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, dy क्या हो जाएगी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो x और y की डायरेक्ट वैल्यूज आ जाएगी। वैसे अगर तीन केस दिए हुए हो, मतलब तीन वेरिएबल्स हो x y z,
तो x की वैल्यू क्या होगी dx बाई डी, dy की बाई डी, dz बाई टी, ये अपने क्या हो जाएगी वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है, अब क्रैमर रूल का एक एक्सेप्शन होता है, उस एक्सेप्शन का अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर d इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई इज इक्वल टू डी जेड और इन सब की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो तो यार वो जो है इनकंसिस्टेंट सिचुएशन होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इनकी वैल्यू बराबर आ गई तो आप यार ये समझ लोगे कि यार क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पैरेलल प्लेन का सिचुएशन है। ठीक है, तो देखो आप पहले डिटर्मिनेंट निकालना, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन, सबकी वैल्यू आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पर जो है कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए तो नो सॉल्यूशन होगा। थोड़ा सा जो है क्रैमर्स रूल में बच्चों को थोड़ा सा जो डाउट रहता है, तो आप जो इसके एक दो क्वेश्चंस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हमको 3 क्वेश्चन इक्वेशंस दे दी और बोला एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो, तो यार आप dx निकाल लो, dy निकाल लो, dz निकाल लो, फिर dx कैसे निकालोगे dx बाई डी, dy बाई डी, dz बाई डी, तो अपना आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यार मैंने एक दो क्वेश्चन जो है इस शीट में और डाल दिए, बस ये सिमिलर ही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट कोई अलग सा रूल नहीं है। बस आपको इन क्वेश्चंस को dx dy dz की वैल्यू निकालनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अब है सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अब अपन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन अपन को दे दी, ठीक है। अब अपन को बोला जाए ये बीच वाला जो है ये एक्स्ट्रा आ गया है, अज्यूम मत करना, ठीक है। अपन को ये तीनों दे दी और बोला है कि बताओ इसके सॉल्यूशन कैसे, इनफाइनाइट है, ये है, वो है, ये सब निकालना है। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर कंसिस्टेंट है तो मतलब ऐसा है कि अगर ओरिजिन उसको सेटिस्फाई कर रहा है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि यार अपन 0 0 पुट किया तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सा केस है। तो हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पर अपना जो है डिटर्मिनेंट चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यार पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और इसी टाइप की वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहे। मैं हो सकता है कि मैं आपकी वीडियोस अगले वाले चैप्टर्स की वीडियो जल्दी अपलोड करूँ, तो आपका जो है जेईई का रिविजन 30 से 40 मिनट में करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।